Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine in which we are going to discuss a very interesting topic जो कि कई बार examination में पूछा गया है and that is pericarditis. Now friends, I've already made video on many topics of practice of medicine and I have 50 more upcoming lectures जो कि daily upload होने वाले हैं from today onwards. Lately I was not that active. I had many things going around my life, but now I will be posting lectures of प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डेली एंड ये सारे लेक्चर्स एपीआई की टेक्स्ट बुक से पढ़ाए जाएंगे विच इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक दैट इज फॉलोड मोस्टली इन ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. सो लेट्स स्टार्ट understanding pericarditis, but before that, if you do not want to miss the upcoming updates, please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon and we are good to go. Now इंट्रोडक्शन की पहले बात करें तो हमें पेरिकार्डियम होता क्या है वो जानना है. तो ये एक फाइब्रस सैक होता है जो कि हार्ट को सराउंड करता है, राइट. और ये क्या होता है, इसमें दो लेयर होती है. एक होता है विसरल लेयर और एक होता है, सपोज दिस इज द हार्ट, ठीक है, मैं ये वाला हार्ट ही बना रही हूं और इसमें दो लेयर है, ठीक है. एक लेयर को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूं विच इज द इनर लेयर. Okay, this is thin and एक है outer layer of this heart, ठीक है. ये outer layer जो है इसको हम लोग कहते हैं parietal pericardium and ये जो अंदर वाली लेयर होती है we call it visceral pericardium, ठीक है. और इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. सो दिस व्हाट आई हैव रिप्रेजेंटेड इन येलो इज पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड ये सेक्रीट कहां से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन पीजी एज वेल. विसरल पेरिकार्डियम जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ ये तो हो गया पेरिकार्डियम फ्लूइड कहां से आया और पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या होता है. सो बेसिकली दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट और ये इम्यूनोलॉजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है. हार्ट का बहुत ज्यादा डिस्टेंशन नहीं होने देता है जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है. अब पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, वेरी ऑब्वियस. आइटिस जहां भी आ जाता है दैट इज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन अगर हार्ट की उस लेयर का हो रहा है, पेरिकार्डियम का हो रहा है, तो हम उसको पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है. और इसका पेन सेंसेशन कौन सी नर्व ले जाती है, तो फ्रीनिक नर्व, ठीक है, डायफ्राम में जो पास करती है फ्रीनिक नर्व, दैट इज द नर्व दैट टेक्स अप द पेन सेंसेशन पेरिकार्डियल लेयर से, ठीक है. अब हम आ जाते हैं बेसिक हमारे इस टॉपिक के ऊपर, पेरिकार्डाइटिस. दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू. सो पेरिकार्डाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन है किस चीज का, पेरिकार्डियम का. इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर मैं आपको एक सुपरफिशियल बात बताने की कोशिश करूं, सो अगर फ्लूइड इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में अक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड का आ जाना पेरिकार्डियल स्पेस में. तो इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है. अब ये जो पेरिकार्डाइटिस होती है ये तीन टाइप की होती है. एक होती है अक्यूट जिसको हम ड्राई भी बोलते हैं, एक होती है रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, एक होती है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है. तो ये हो गए इसके तीन टाइप्स. नाउ लेट्स कम टू द ईटियोलॉजी. टू अंडरस्टैंडिंग द ईटियोलॉजी, ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं क्या,
कि इडियोपैथिक मतलब नॉन स्पेसिफिक पेरिकार्डाइटिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे इन्फेक्शन की वजह से हो गया, ठीक है, वैस्कुलर जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से हो गया, अगल बगल के स्ट्रक्चर्स की डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है ये, कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे यूरीमिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। कई बार कई टाइप के लाइपोमा, फाइब्रोमा, सार्कोमा ये भी कॉज करा सकते हैं बिकॉज इट इज अ जनरल इन्फ्लेमेशन, एनीथिंग कुड बी द कॉज ऑफ इट। कई बार ट्रॉमा की वजह से किसी ने पेनिट्रेट कर दिया, किसी ने नाइफ से स्टैब कर दिया, पेनिट्रेटिंग इंजरी, एंड ये अगर परफोरेट कर जा रही है पेरिकार्डियम को तो दैट कुड ऑल्सो बी अ cause of pericardial effusion, pericarditis, right? And there are certain other syndromes mentioned as well. Now, acute pericarditis के बारे में क्या लिखा हुआ है? Acute pericarditis may be either dry or effusive, ठीक है, ड्राई भी हो सकती है, मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस इज अनदर नेम टू ड्राई पेरिकार्डाइटिस। जैसे दो ब्रेड की स्लाइसेस के बीच में बटर होता है और वो बहुत जेनरस अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो उसी तरीके से अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड है नॉर्मल अमाउंट में है तो हम उसको ड्राई पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। इफ्यूसिव पेरिकार्डाइटिस, देखिए 25 से 50 ml फ्लूइड होना चाहिए था, 50 से ज्यादा है तो इफ्यूजन हो गया, हम उसको इफ्यूसिव पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे, ठीक है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी ट्रांसुडेट, एक्सुडेट, पायोपेरिकार्डियम और हीमोपेरिकार्डियम, ठीक है, पस भी आ सकता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है, कई बार ट्रांसुडेट फ्लूइड भी आ सकता है, मतलब वाटर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स पे हम आते हैं। सो ये मेरा जो प्यारा सा डायग्राम है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसको अभी के लिए हटा रही हूँ। तो ये जो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो इधर आपको रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन मिलेगा। दिस इज अ वेरी शार्प फीचर दैट इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और ये जो भी पेन होता है ये इंस्पायर करते वक्त या फिर सुपाइन पोजीशन में जब भी ले करेगा पर्सन तो उसको ज्यादा होता है, आगे की तरफ झुक जाएगा तो उसको बेटर फील होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर कैसे होता है? ड्यू टू इरिटेशन ऑफ फ्रीनिक नर्व, ठीक है। डिस्निया भी हो सकता है कई बार कुछ पर्सन में, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन के साथ ज्यादा कॉमन होता है डिस्निया वाली प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे फीवर, बॉडी एक, ये सब भी आ सकते हैं। साइन की अगर हम बात करें तो पेरिकार्डियल रब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज द पेरिकार्डियल रब, जो कि ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देता है। ये एक हाई पिच्ड साउंड होती है, टू एंड फ्रो स्क्रैची साउंड, ऐसा लगता है कोई कुछ चीज स्क्रैच कर रहा हो, ठीक है। हर्ड बोथ इन सिस्टोल एंड डायस्टोल, और बेस्ट ऑडिबल कहाँ होती है? तो थर्ड से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड एज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन योर पीजी एंट्रेंस कि पेरिकार्डियल रब आपको कौन सी इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देता है, ठीक है। तो द आंसर हैज बीन मेंशन्ड हियर ऑलरेडी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस पे, ठीक है। तो डायग्नोसिस करने के लिए आप 3 सिंपल क्राइटेरिया फॉलो करोगे। सबसे पहले देखोगे टिपिकल पेरिकार्डियल चेस्ट पेन है या नहीं, फिर आप पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब के लिए जाओगे और फिर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस देखोगे, ठीक है। ये जो टेबल बनी है, टेबल नंबर 2, दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द डायग्नोस्टिक पाथवे। तो देखिए हमने ऑस्कल्टेशन में तो देख लिया कि हमें पेरिकार्डियल रब मिलेगा। ईसीजी की अगर हम बात करें तो एसटी सेगमेंट में हमें एलिवेशन मिलेगा और पीआर सेगमेंट में डिप्रेशन मिलेगा। स्टेज 2 में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है एसटी और पीआर
का स्टेज 3 में टी वेव्स वाइड स्प्रेड मिलेंगे और स्टेज 4 में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है टी वेव्स का। आप इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो जिसमें आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ऑस्कल्टेशन में आपको पेरिकार्डियल रब देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड एनालिसिस करा सकते हो, तो ऑफ कोर्स आपको जो इन्फ्लेमेशन मार्कर है ESR, CRP ये सब बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके अलावा जो ट्रोपोनेंस है या फिर CKMB है, ये सब क्या होते हैं, ये कार्डियक मार्कर्स होते हैं। तो ये अगर मायोकार्डियम भी इस चीज में इन्वॉल्व है तो हमें कार्डियक मार्कर्स बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में आपको वाटर बॉटल शेप देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है तो ये चीज ऑब्जर्व होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, वी हैव अंडरस्टूड द डायग्नोसिस। अब हम आ जाते हैं प्रोग्नोसिस पे। तो इटियोलॉजी पे डिपेंड करती है प्रोग्नोसिस। अगर अक्यूट है तो उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, लेकिन अगर यूरिमिक कंडीशन हो गई है तो दैट कैन अनफॉर्चुनेटली लीड टू डेथ एज वेल, ठीक है। So friends, that's it about today's session in which we have discussed a very important topic, that is pericarditis. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। This question has been asked as 20 marks question in your examination, so please इसको ध्यान में रखिएगा। And in tomorrow's lecture we will be discussing pericardial effusion. एंड अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज जल्दी से मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो एंड मिलते हैं टुमारो के लेक्चर में। बाय बाय।